Hello everyone, welcome to IQ Tab. So let's start with the newspaper analysis for 14th of March. Now सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से न्यूज़ को डिस्कस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट रशियन डेट डिफॉल्ट्स के बारे में. बहुत सारे ऐसे डेट्स वगैरह थे जिसको रशिया को भी रिसेंटली वापस करना था, बट उसको अभी ये वापस नहीं कर पा रहा है. लगातार इसका डिफॉल्ट इंक्रीज होता जा रहा है. तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने कौन कौन से स्टेटमेंट्स रशिया के अगेंस्ट दिए हैं हम इसके बारे में समझेंगे. सेकंड विल टॉक अबाउट अ गूगल एयर रेड अलर्ट सिस्टम. नाउ दिस हैज बीन रिसेंटली लॉन्च इन यूक्रेन बाय यहाँ पर गूगल नाम की जो कंपनी है उसने इसको स्टार्ट किया है. इसका क्या एक्जैक्टली मेन एम क्या है और किस तरीके से फंक्शन करेगा उसको हम समझेंगे. थर्ड विल टॉक अबाउट मेजर नॉन नेटो अलाइज. नाउ देखो नेटो आपको पता है, ठीक है, पर नॉन नेटो अलाइज क्या क्या होते हैं और कौन इसको प्रोवाइड करता है हम इसके बारे में समझेंगे, और कौन सी ऐसी रिसेंट कंट्री है जिसको ये पर्टिकुलर स्टेटस प्रोवाइड किया गया है उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे. एंड फाइनली विल टॉक अबाउट रशिया ने अभी रिसेंटली रिटेलिएशन के अंदर कुछ एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया है. तो कुछ चीजों के एक्सपोर्ट्स वगैरह उसने मतलब बोला है कि अब हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे एटलीस्ट टिल द लास्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर, यानी कि कुछ महीनों के लिए इस चीज को बैन लगा दिया गया है. तो इसका इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, स्पेशली जो हमारा इन्फ्लेशन है वो किस तरीके से इंक्रीज हो सकता है, फिर डिक्रीज हो सकता है, हम इसके बारे में बात करेंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट. इट इज अबाउट रशियन डेट डिफॉल्ट. कि एग्जैक्टली जितने भी डेट्स वगैरह रशिया के चल रहे थे किस तरीके से वो डिफॉल्ट के अंदर जा रहे हैं. रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के जो चीफ इकोनॉमिस्ट है उन्होंने स्टेटमेंट दिया जहां पे उन्होंने ये बोला है कि बोथ रशिया एंड बेलारूस, देखिए रशिया और बेलारूस कहीं ना कहीं दोनों एक साथ है यहाँ पर जब यहाँ पे यूक्रेन के ऊपर अटैक हुआ है, बिकॉज रशिया हैज एक्चुअली यूज्ड बेलारूस का जो लैंड है उसको यूज करके उन्होंने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है. सो रशिया और बेलारूस दोनों के ऊपर ही काफी सारे सैंक्शन लग गए हैं. उसके कारण रशिया और बेलारूस दोनों ही अपने अपने डेट्स को पे करने में अनेबल रहे हैं. मतलब इस साल जो जो उनको उधार वापस करना था वर्ल्ड बैंक को वो लोग मतलब वापस नहीं कर पाए बिकॉज ऑब्वियसली इन दोनों के पास पैसा ही नहीं है. सिमिलरली देखिए डेट डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है. डेट डिफॉल्ट का सीधा सा मतलब है जो आपने कोई डेट लिया था, मतलब कोई आपको उधार लिया था और आपको जो भी उस पर्टिकुलर उधार का जो इंटरेस्ट था आपको टाइम टू टाइम वापस करते रहना होता है. नाउ दीज टू कंट्रीज हैव फेल्ड टू प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर डेट को मतलब फिर से रीपे करने में वो कहीं ना कहीं मतलब सक्सेसफुल नहीं रहे, फेल रहे. नाउ देखिए रशिया एंड बेलारूस दीज आर नॉट द ओनली कंट्रीज. इसके अलावा वी हैव अर्जेंटीना, बेलीज, इक्वेडोर, सूरीनेम. ये सारी की सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं इस बार अपने अपने डेट को रीपे करने में बहुत ही ज्यादा फेल रही है. बट ऑब्वियसली जो मेन यहाँ पर कंसर्न आता है दैट इज बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन, बिकॉज हम जानते हैं कि जो ये बाकी चारों कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं अगले कुछ महीनों के अंदर रिकवर कर लेंगी. बट रशिया और बेलारूस के ऊपर जितने फाइनेंशियल सैंक्शंस लगे हुए हैं उसके कारण इनका वापस रिकवर करना बहुत मुश्किल है. तो लेट्स सी कि कौन कौन से कंट्रीज है जिनका इस बार डेट जो है वो फेल हो गया, मतलब डेट की जो रिकवरी वगैरह थी उसको फेल कर दिया गया. फर्स्ट इज अर्जेंटीना, ठीक है. सेकंड आप देख सकते हैं दिस इज इक्वेडोर. इक्वेडोर आप देखते हैं बिल्कुल टॉप पे है. थर्ड वी हैव सूरीनेम जो कि यहीं पर आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका. देखिए तीनों ही कंट्रीज यहाँ पर साउथ अमेरिका के अंदर प्रेजेंट है. अपार्ट फ्रॉम दिस जो सेंट्रल अमेरिकन वाला पार्ट है वहां पर देयर इज अ वेरी स्मॉल कंट्री जिसका नाम है बेलीज. बेलीज के आसपास में देखिए यहाँ पर ग्वाटेमाला प्रेजेंट है और यहाँ पर मैक्सिको प्रेजेंट है. इन दोनों के पास में देयर इज अ स्मॉल कंट्री बेलीज. ये चारों ही कंट्रीज रशिया और बेलारूस के अलावा ऐसे हैं जिन्होंने इस बार अपने डेट को कंप्लीट नहीं कर पाया है. नो यू डोंट नीड टू रिमेंबर कि कौन कौन से कंट्रीज ने अपने डेट को यहाँ पर पूरी तरीके से मतलब सक्सेसफुली पे नहीं किया, रीपे नहीं किया, मतलब जो फेल हो गए हैं. बट आपको बस इसका लोकेशन मालूम होना चाहिए. यू मस्ट बी नोइंग कि साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, वी हैव ब्राजील. सेकंड लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, वी हैव अर्जेंटीना. अर्जेंटीना इस बार फेल हुआ है, इस बार मतलब डेट को रीपे नहीं कर पाया. उसके बाद वी हैव अ स्मॉल कंट्री कॉल्ड एज गुआना, और एक और कंट्री है इक्वेडोर, और एक लैटिन अमेरिका के अंदर कंट्री है बेलीज. ये सब के सब ऐसे कंट्रीज हैं जो कि इस बार अपने अपने डेट को वापस नहीं कर पाए, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम रशिया एंड जो बेलारूस है. अब रशिया और बेलारूस का डेट वापस ना कर पाना उसका सबसे बड़ा रीजन है सैंक्शंस. ये सैंक्शन जो कि वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर लगाए हैं इन डिफरेंट फील्ड्स. उनके बैंकिंग को पूरी तरीके से मतलब बंद कर दिया, उनको स्विफ्ट मैकेनिज्म से बाहर कर दिया. आपको याद होगा हमने इसके बारे में बात की हुई है. इसके कारण जो रशिया और बेलारूस दोनों का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गए हैं, वो पूरी तरीके से खराब होने स्टार्ट हो गए हैं. उसके कारण ही ये लोग अपने अपने पैसों को वापस नहीं कर पा रहे हैं. नाउ देखिए जो भी वेस्टर्न सैंक्शंस वगैरह लगाए गए हैं रशिया के अगेंस्ट, उस चीज से अपने आप को बचाने के लिए रशिया ने काफी सारे कैपिटल कंट्रोल्स लगाए हैं. कैपिटल का मतलब होता है पैसा, और पैसे को किस तरीके से खर्च करना उसे कहते हैं कंट्रोल करना. तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स लिए. कौन कौन से स्टेप्स लिए हम उसको थोड़ी देर में समझेंगे. बट आपको ध्यान रखना है कि ऑब्वियसली बात है अगर इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं तो उसको अपने पैसों को बचाना पड़ेगा रशिया को, राइट. जो भी पैसे हैं उसको बहुत ही सोच समझ के यूज करना पड़ेगा. दैट इज व्हाई दे आर टेकिंग सम ऑफ द कैपिटल कंट्रोल्स. नाउ रशिया का जो फॉरेक्स है यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ वर्ल्ड के, यानी $630 बिलियन के आसपास का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उनके पास प्रेजेंट है. बट बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज ऐसी हैं जैसे वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूएसए हो गया, यूके, फ्रांस, जर्मनी, उन लोगों ने अपने अपने एसेट्स जो है उसको पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया रशिया के अंदर. मतलब देखिए समझिए जो फॉरेक्स होता है ना, फॉरेक्स यहाँ पर सिर्फ गोल्ड का नहीं होता है, सिर्फ इसके अंदर एसडीआर नहीं होता. आपको याद होगा बहुत सारी चीजें होती हैं फिर, ठीक है. उसके अलावा रिवर्स ट्रेंड्स जो पोजीशन होता है वो होता है. इसके अलावा देखिए गोल्ड, एसडीआर और आरटीपी के अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंट करेंसीज होती
होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री का फॉरेक्स बनाती है। सिमिलरली जो रशिया का जो फॉरेक्स है उसके अंदर बहुत सारे यूएस की डॉलर्स हैं, यूके का जो पाउंड्स है वो सब है, बहुत सारे यूरोज हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो करेंसीज वगैरह हैं वो भी उसके अंदर रखे हुए हैं। नाउ व्हाट हैपेंड कि बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज यानी स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन लोगों ने क्या किया है, ये जितने भी करेंसीज एक्स्ट्रा है ना इन सारे के सारे करेंसीज को फ्रोज कर दिया है। मतलब उन्होंने ऐसा बोला है कि रशिया के अंदर अगर हमारी कोई भी करेंसी प्रेजेंट है राइट नाउ तो उसको हम राइट नाउ के लिए फ्रोज कर देते हैं उसको, यानी कि रशिया यूज नहीं कर सकता है अपने किसी भी डेट को रीपे करने के लिए। एंड दैट इज वाई अभी जितने भी फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स वगैरह रशिया के अंदर प्रेजेंट है वो पूरी तरीके से इनएक्सेसिबल हो गई है, मतलब रशिया उनको यूज नहीं कर पा रहा है। एंड दैट इज वाई रशिया के ऊपर जो भी फाइनेंशियल प्रेशर है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। नाउ इसका सबसे बड़ा दिक्कत क्या होगा, सबसे बड़ी इसकी दिक्कत ये होगी रशिया का जो रेपुटेशन है, जो मतलब लगातार उसने रेपुटेशन को बिल्ड किया ओवर द इयर्स, वो लगातार डैमेज हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड चीज, जितने भी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जैसे कि क्राइसिल हो गया, राइट, मूडी हो गया, फिच हो गया, इन सब ने अपने अपनी रेटिंग्स वगैरह में रशिया को काफी ज्यादा डाउनग्रेड करना स्टार्ट कर दिया। आपको याद होगा हमने अराउंड एक वीक पहले इसके बारे में डिस्कस किया था कि मूडी एंड फिच ये दो डिफरेंट रेटिंग एजेंसीज ऐसी हैं जिन्होंने रशिया की जो रेटिंग्स है उसको इतना ज्यादा डाउन कर दिया कि उसको ऑलमोस्ट सेकंड लोएस्ट लेवल के ऊपर मतलब लाके रख दिया है, जहां पर ये शो किया गया कि रशिया का जो भी लोन सिस्टम है राइट नाउ बिल्कुल भी क्रेडिबल नहीं है। मतलब कोई भी इंटरनेशनल मार्केट जो है उसको अब बिल्कुल भी लोन वगैरह देना नहीं चाहिए, मतलब रशिया को या फिर रशिया के इन्वेस्टर्स को या फिर रशिया के बिजनेसमैन को अब किसी भी टाइप का इंटरनेशनल लोन्स नहीं मिल रहे हैं। नाउ वर्ल्ड बैंक के अंदर बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, उनमें से एक जो ग्रुप होता है उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस, जो आईआईएफ नाम की बॉडी है। उसने भी रिसेंटली ये बोला है कि अगर तो राइट नाउ अगर रशिया को यहां पर अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को फिर से बचाना है तो उसके पास दो ही ऑप्शन है। फर्स्ट चीज कि जो भी रशिया वेलफेयर स्पेंडिंग कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट जितना पैसा अपने लोगों के लिए खर्च कर रही है उस चीजों को मतलब रोकना होगा, और जो भी डेट वगैरह है उसको उस मतलब उस पर्टिकुलर पैसों से, जिस पैसे से वो लोग वेलफेयर का करने वाले थे उस पर्टिकुलर पैसों से उनको डेट को चुकाना होगा, या फिर सेकंड चीज ये होगा कि लोगों से ज्यादा टैक्सेस लेने पड़ेंगे। और दोनों ही केसेस में जो लोग हैं जो पीपल ऑफ रशिया है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा सफर करने वाले हैं। ठीक है, दोनों केसेस में प्रॉब्लम जो है रशिया के लोगों को होने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप रशिया के फाइनेंशियल सिस्टम को देखेंगे तो वो काफी कम इंटीग्रेटेड है फ्रॉम द वर्ल्ड। अगर देखिए आप जानते हैं कि 2014 के अंदर क्रीमिया के ऊपर अटैक हुआ था, राइट, मतलब बाय रशिया ने यहाँ पे क्रीमिया के ऊपर, यानी क्रीमिया जो कि यूक्रेन का पार्ट है उसके ऊपर अटैक किया था। तो व्हाट हैपेंड वाज, इसके बाद क्या हुआ था, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने सैंक्शन लगा दिया था इसके ऊपर, रशिया के ऊपर। नाउ इस सैंक्शंस के कारण रशिया ने अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना स्टार्ट किया था। उसके कारण बहुत सारे फाइनेंशियल सिस्टम्स ऐसे हैं जो कि मतलब जो कि रशियन फाइनेंशियल सिस्टम्स है और जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है। मतलब रशिया जो है अपने फाइनेंशियल के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड दैट इज वाई अगर अभी राइट नाउ बहुत सारे इसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं, उसके अलावा उसके बावजूद भी रशिया जो है राइट नाउ हार नहीं मान रही है और रशिया जो है पीछे नहीं हट रही है। क्यों? बिकॉज कहीं उसका जो मेजॉरिटी ऑफ द पैसे का सोर्स है वो इंटरनेशनल मार्केट नहीं है, वो उनका बेसिकली खुद का मार्केट है। ठीक है, अब देखिए अपार्ट फ्रॉम दिस, लेकिन एक चीज आप समझिए, ऑल्दो जितने भी रशियन मार्केट है वो इंटरनेशनल मार्केट से बहुत ही कम बोरो करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बोरो नहीं करते, मेजॉरिटी ऑफ द चीजें वो अपने खुद के डोमेस्टिक मार्केट के अंदर करते हैं। बट इसके बावजूद जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स उनका ये कहना है कि अगर रशिया का जो डेट्स है यानी जो उधार है अगर वो डिफॉल्ट होता है तो बहुत सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम ऐसा है जिसके ऊपर बहुत ही लार्ज एंड अनफोर्सिन कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो शायद रशिया को भी राइट नाउ पता नहीं है कि इतनी सारी मतलब प्रॉब्लमेटिक चीजें यहां पर हो सकती हैं। पॉइंट इज रशिया का यहां पर ड्रॉप होना, रशिया का यहां पर जो रेटिंग्स है उसको डिक्रीज करना हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हमारे जितने भी बैंक्स वगैरह हैं, रशियन बैंक जो हैं या फिर कोई दूसरे कंट्री का बैंक जो कि रशिया के अंदर ऑपरेट कर रहा है, सबके सब कहीं ना कहीं यहां पर बंद हो जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया 2014 के अंदर जो क्रीमिया के ऊपर रशिया ने अटैक किया था उस टाइम में जो सैंक्शन लगे थे उसके बाद से रशिया अपने आप को फाइनेंशियल सिस्टम को काफी ज्यादा स्ट्रेंथन करने में लगा हुआ है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है। एंड दैट इज वाई रशिया ने अपने यूएस डॉलर्स के ऊपर जो डिपेंडेंस उसको बहुत रिड्यूस कर लिया है। सिमिलरली रशिया ने अपने बजट सरप्लस को हर साल इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है। पॉइंट इज कि बजट सरप्लस का मतलब होता है कि बजट के अंदर कितना पैसा जा रहा है माइनस कितना पैसा आ रहा है। तो जितना पैसा आ रहा है दैट इज मोर एज कंपेयर टू जितना पैसा जा रहा है, मतलब वो ज्यादा वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं एज कंपेयर टू इंपोर्ट। तो क्या होता है, ज्यादा पैसा यहां पर रशिया के अंदर आता है, दैट इज व्हाई दे आर बिल्डिंग देयर फॉरेक्स। मतलब ये चीज वो लोग ऑलमोस्ट 2014 से कर रहे हैं ताकि वो अपने इकोनॉमी को पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट बना सके और किसी और कंट्री के ऊपर वो लोग डायरेक्टली डिपेंडेंट ना हो। ये हमारा हो गया फर्स्ट टॉपिक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं एयर रेड अलर्ट सिस्टम के बारे में। नाम से आपको पता चल रहा है कि ये पर्टिकुलर जो अलर्ट सिस्टम है दैट हैज बीन फॉर्म बाय गूगल नाम की जो कंपनी है ना, गूगल ने इस चीज को बनाया। समझते हैं इसके बारे में। देखिए रिसेंटली गूगल ने एक एंड्रॉइड का ऐप बनाया है जो ऐप जो है एयर रेड अलर्ट्स प्रोवाइड करेगा यूक्रेन के अंदर। What is the meaning of air raid alerts? देखिए हो क्या रहा है, जब आप जानते हैं कि रशिया के ऊपर मतलब रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर लगातार एयर अटैक्स कर रहा है, राइट, बहुत सारी मिसाइल से अटैक कर रहा है, शेल से अटैक कर रहा है, बहुत सारी बॉम्बिंग्स वगैरह कर रहा है। द पॉइंट इज जब भी ऐसा कोई भी अटैक होता है तो जितने भी लोग सब है मतलब जो वहां पे जो सिटीज के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका एक पर्टिकुलर घर के अंदर छिपना या फिर एक सेफ जगह पे रहना बहुत जरूरी है। दैट इज वाई यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, एक अलर्ट सिस्टम स्टार्ट किया है कि जब भी यूक्रेन की गवर्नमेंट को किसी भी टाइप का इनकमिंग मिसाइल्स या फिर इनकमिंग किसी भी टाइप का मतलब एयर रेड का अटैक मतलब एयर रेड का वार्निंग मिलती है ना, मतलब कोई बॉम्बिंग आ रही है फिर कोई भी मिसाइल्स आ रहा है फिर कोई भी शेल्स आ रहा है, तो क्या करता है जो यूक्रेन का जो गवर्नमेंट है वो उस पर्टिकुलर एंड्रॉइड ऐप के ऊपर
एक तो हो गया जो कि गूगल ने बनाया, और एक ऐसा है जो कि यूक्रेन का खुद का ही ऐप है, उसका नाम है यहाँ पर यूक्रेनियन अलार्म ऐप। इन दोनों ही सिस्टम्स के ऊपर क्या होता है, काफी सारे यहाँ पर अलर्ट्स वगैरह लोग जारी कर देते हैं, मतलब गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट है बेसिकली यूक्रेन की, वो लोग अलर्ट्स इशू कर देती है ना। जिसके पास भी फोन है, जिसके पास भी एंड्रॉइड है, और जो भी उस पर्टिकुलर ऐप को यूज कर रहा है, उसके पास ऑटोमेटिकली टाइप का अलर्ट आ जाता है, और उसको मालूम चल जाता है कि इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर कहीं ना कहीं मिसाइल आ रही है, या फिर मतलब हिट करने वाली है। तो एटलीस्ट अपने आप को देखिए, मिसाइल से हम जानते हैं कि 100% प्रोटेक्शन लिया नहीं जा सकता है, बट एटलीस्ट अपने आप को जितना हो सकता है उतना आपको मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश की जा सकती है। यहाँ पे बेसमेंट में जाने को बोला गया है, मतलब देखिए अगर आप वहाँ की जो गाइडलाइंस वगैरह उसको अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर बेसमेंट में जाने को बोला गया है, फिर किसी हैवी चीज के नीचे बैठने को बोला गया है, या फिर कुछ भी ऐसा करना है जिससे कि जो भी अगर कुछ मतलब घर का अगर कोई भी चीज ऊपर से टूट कर नीचे गिरता है तो उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो बेसिकली एक टाइप का अलर्ट सिस्टम है जो कि यूक्रेन के जो सिटीजन हैं वो अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज आप समझ गए। तो गूगल का जो प्ले यूजर है उस पर्टिकुलर मतलब जो आप प्ले स्टोर देखते होंगे, प्ले स्टोर जो हम लोग यूज करते हैं, उस प्ले स्टोर के ऊपर उन्होंने इस पर्टिकुलर ऐप को यहाँ पर लॉन्च कर दिया गूगल ने, और इस पर्टिकुलर प्ले स्टोर के थ्रू जाकर यूक्रेन के लोग जो है इस पर्टिकुलर ऐप को यूज कर सकते हैं, और उसके थ्रू उनको अलर्ट सिस्टम मिल जाएगा। जस्ट रिमेंबर कि कौन सी कंपनी है, गूगल ने इस चीज को स्टार्ट किया। नाउ ये चीज जो स्टार्ट की गई है, इसका रिक्वेस्ट यूक्रेन की गवर्नमेंट ने किया था, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट उन्होंने किया था, उन्होंने गूगल के साथ इस चीज के लिए टाइप किया था कि हमें कोई ऐसा ऐप चाहिए जो कि हमें इस सब चीजों के लिए लोगों को प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन वगैरह उसे प्रोवाइड कर सके, एंड दैट इज व्हाई गूगल ने सब स्टेप्स लिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए, गूगल ने इसके अलावा एक स्टेप और लिया है। एक चीज तो हमने देखा, गूगल ने यहाँ पर यूक्रेन की सपोर्ट करने के लिए काफी सारे स्टेप्स लिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, रशिया का जितना भी सपोर्ट वगैरह है उसको काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया गूगल ने। मतलब क्या है, रशिया के जितने भी रिकमेंडेशंस वगैरह है, रशिया के जितना भी यूट्यूब वगैरह हो गया, ठीक है, कोई भी सुपर चैट मतलब चैनल का कोई मेंबरशिप है, मर्केंडाइज है, इन सब चीजों को गूगल ने सस्पेंड करना स्टार्ट कर दिया। पॉइंट इज, रशिया जो है मतलब रशिया के अंदर से गूगल ने अपने अपने ऑपरेशंस को धीरे धीरे डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ तक कि जितने भी एड्स वगैरह होते थे, एडवर्टाइजमेंट वगैरह होते थे, इन सब चीजों को कहीं ना कहीं छीन लिया। अगर आप एड्स को देखेंगे तो गूगल जो है, गूगल के लिए एड्स जो है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है, बिकॉज ये इनका मोनेटाइजेशन पॉलिसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे सपोज कि अगर आप किसी भी चीज को देखते हैं ना, तो राइट नाउ गूगल जो पैसे कमाता है वो एड्स से ही कमाता है। ठीक है, एड्स जो भी है मतलब आप एड्स वगैरह देखते होंगे यूट्यूब के ऊपर या फिर अलग अलग जगहों के ऊपर, उसी एड से एक्चुअली गूगल पैसे कमाता है ना। उसी पर्टिकुलर एड को यहाँ पर रशिया ने मतलब गूगल ने रशिया के अंदर बंद कर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, रशियन कोई भी ऐसा पर्सन जो कि यूट्यूब को यूज कर रहा है, सुपर चैट्स वगैरह ले रहा है, उनको कोई भी एड नहीं मिलेगा, उसके कारण उनको किसी भी टाइप का पैसा नहीं मिलेगा। तो आप एक ही समझ गए। और इसके अलावा जितने भी रशियन के एप्स वगैरह है, रशिया के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आउटलेट्स वगैरह हैं, इन सबको प्ले स्टोर से पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। मतलब कोई भी ऐसा रशियन ऐप जो कि इस सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसको प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। जस्ट सी दिस पर्टिकुलर नाउ, ये 2 दिन पहले का एडवांसमेंट्स है कि एग्जैक्टली रशिया कहां तक पहुंच चुका है यूक्रेन के अंदर। जस्ट सी दिस थिंग। देखिए, अगर आप यहां पर यूक्रेन को ध्यान से देखेंगे तो दिस नीचे वाला पार्ट वी नो कि ऑलरेडी क्रीमिया 2014 के अंदर ही रशिया के एनेक्सेशन के अंदर आ चुका था। अपार्ट फ्रॉम दिस वी नो 2 इंपॉर्टेंट प्लेसेस, लुहांस्क एंड डोनेस्क, जो कि यहां पर इस पर्टिकुलर यानी कि जो ईस्टर्न पार्ट है इसका यूक्रेन का, उसके अंदर प्रेजेंट है, और इस दोनों ही रीजन्स के अंदर कहीं ना कहीं जो इसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया है बाय रशिया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस यहाँ पर चेर्नोबिल, और चेर्नोबिल के जस्ट यहाँ पर साउथ के अंदर देखेंगे तो हियर इज द कैपिटल कीव। नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि कीव के अंदर अभी भी रशियन फोर्सेस घुस नहीं पाई है, बट कीव को उन्होंने आसपास सराउंड करना स्टार्ट कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी कॉल्ड एज खेरसान। जस्ट रिमेंबर खेरसान का नाम और यहाँ पे खारकीव का नाम याद रखिएगा। खेरसान एंड खारकीव दोनों ही ऐसी सिटीज है जो कि पूरी तरीके से रशियन कंट्रोल के अंदर जा चुका है। खेरसान इज द ओनली प्लेस साउथ के अंदर जो कि पूरी तरीके से रशियन कंट्रोल के अंदर है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस खारकीव जो है ईस्टर्न पार्ट के अंदर पूरी तरीके से इसके अंदर है। अब एक चीज और ध्यान रखिए, रशियन फोर्सेस जो है अभी तक वेस्टर्न पार्ट के अंदर नहीं पहुंच पाए। तो लीव नाम का जो प्लेस है वो अभी तक बिल्कुल सेफ है, यहां तक रशियन फोर्सेस अभी तक नहीं पहुंच पाई है, इस एरिया को अभी तक कैप्चर नहीं किया। सो टेक्निकली रशिया इज एक्चुअली ट्राइंग टू एम टुवर्ड्स द नॉर्दर्न साइड ऑफ यूक्रेन, साउथ में, और जो ईस्टर्न पार्ट है, इन तीनों साइड में यहाँ पर अटैक कर रहा है, वेस्टर्न साइड के ऊपर ज्यादा अटैक नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बेसिक एडवांसमेंट समझ गए कि एक्जैक्टली रशिया कहां तक पहुंच चुका है। अब गूगल ने यहाँ पर क्या किया है, इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट बिजनेसेस वगैरह स्टार्ट कर दिए हैं अपने मतलब अलग अलग ऐप्स के ऊपर। उन्होंने क्या किया है, ऐसे बिजनेसेस वगैरह स्टार्ट किया है, फिर ऐसे कोई भी पर्सन जो कि रेफ्यूजीज को स्टेटस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, मतलब रेफ्यूजीज को रहने की जगह मतलब जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, खाने पीने का जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, इन सब चीजों का इन्फॉर्मेशन वगैरह भी गूगल अपने इन्फॉर्मेशन मतलब अपने डिफरेंट ऐप्स वगैरह के ऊपर प्रोवाइड कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस गूगल ने क्या किया है, बहुत सारे ऐसे होटल ओनर्स जो कि यूक्रेन के अंदर प्रेजेंट है, उनके साथ यहाँ पर टाई अप किया, उनके साथ रिलेशनशिप बनाया है, उनके साथ बातचीत की है, और ये बोला गया कि कोई भी ऐसा होटल ओनर जो कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का है, यूक्रेन के आसपास एक कंट्री का, जैसे मोल्दोवा हो गया, पोलैंड हो गया, इन सब कंट्री का है, हंगरी हो गया, तो इन सब कंट्री का है, अगर वो चाहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर रेफ्यूजीज वगैरह को सब्सिडाइज्ड मतलब फ्री फूड प्रोवाइड किया जाए, सब्सिडाइज्ड मतलब फूड प्रोवाइड किया जाए, फ्री रूम्स प्रोवाइड किया जाए, बेसिकली रहने की जगह, खाने पीने की चीजें प्रोवाइड की जाए, तो वो लोग डायरेक्टली गूगल के साथ यहाँ पर गूगल के जो एप्स वगैरह मतलब अलग अलग बनाए गए हैं उसके ऊपर वो डायरेक्टली वहां पर उसके साथ मतलब टाई अप कर सकते हैं, और उसके साथ वो लोगों की हेल्प कर सकते हैं जो लोग यहाँ पर यूक्रेन से भाग करके अलग अलग कंट्रीज के अंदर जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जितने भी लोकल बिजनेसेस वगैरह उनको ये भी अलाउ किया गया है कि वो आसपास का जितना एरिया उसका मैप
मैप वगैरह वो लोग गूगल से यूज कर सकते हैं, उसको सर्च करके कोई भी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं जहां पर भी यूक्रेन के लोग हैं, जहां पे यूक्रेन की रेफ्यूजीज वगैरह प्रेजेंट है, उस हर चीजों में प्रोवाइड कर रहे हैं। सो गूगल ने क्या किया है, गूगल ने यहाँ पर 24/7 अपना मैप अपडेशन स्टार्ट कर दिया है एटलीस्ट यूक्रेन के अंदर, ठीक है। मतलब वो 24/7 रियल लाइव लोकेशन प्रोवाइड कर रहा है लोगों की, ताकि उस पर्टिकुलर चीज को यूज करके अलग अलग लोकल बिजनेसेस भी हैं, जो होटल ओनर्स हैं, जो भी बिजनेस वगैरह हैं, वो सब यहाँ पर लोगों की हेल्प कर सके। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप एलन मस्क को जानते हैं, एलन मस्क जो फाउंडर है वो बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज के फाउंडर, उनमें से एक है टेस्ला, ठीक है, एक है स्पेस एक्स। ना उनका एक और कंपनी है जो कि एक्चुअली स्टारलिंक नाम का एक प्रोजेक्ट फॉर्म कर रहा है। स्टारलिंक एक्चुअली एक टाइप का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसके थ्रू एलन मस्क क्या चाहते हैं कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के आसपास में बहुत सारे सैटेलाइट्स का एक ग्रुप होना चाहिए जिसके थ्रू वो इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ दिस स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो है वो अभी भी अंडर डेवलपमेंट के फेज में है, तो अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट्स ऑलरेडी हैं जो कि लॉन्च किए जा चुके हैं। नाउ इनमें से बहुत सारे सैटेलाइट्स ऐसे हैं जो कि मतलब एलन मस्क ने राइट नाउ यूक्रेन के ऊपर लगा रखे हैं, ताकि यूक्रेन के जितने भी लोग हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट मिल सके और उनको प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी वगैरह मिल सके, ताकि उनके पास बेटर क्वालिटी ऑफ इंटरनेट रहे, वो गूगल के मैप्स वगैरह को प्रॉपर्ली यूज कर सके, अपने आप को बचा सके, बेटर स्ट्रेटजीज वगैरह बना सके। सो पॉइंट इज कि पूरे का पूरा वर्ल्ड जो है अलग अलग तरीके से, और देखिए अगर आप वेस्टर्न कंट्री का अगर मिलिट्री पावर छोड़ दीजिए तो वो तो डायरेक्टली यूक्रेन के सपोर्ट में नहीं आया, बट अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज जो है और बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स लोग हैं जो कि सबके सब एक साथ आकर के कहीं ना कहीं यूक्रेन की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट थिंग इज रियली रियली कमेंडेबल। ऑलराइट, सो ये था हमारा सेकंड टॉपिक। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं मेजर नॉन नेटो अलाइज के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नेटो? नेटो एक टाइप का ग्रुप है जिसे बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड कौन है? यूएसए इसका हेड है, जो कि इसको फॉर्म करता है, मतलब इस चीज को आगे लेके चलता है, और बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज है वो सब कहीं ना कहीं नेटो का मेंबर्स हैं। नाउ देखिए बहुत सारे ऐसे कंट्रीज भी हैं जो कि नेटो के मेंबर नहीं है, बट उनके साथ भी यूएसए के रिलेशनशिप काफी अच्छे हैं। तो उनको क्या करता है, यूएसए एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है, उस स्टेटस का नाम है नॉन नेटो अलाइज, ठीक है, समझते हैं। ऑलराइट, तो फर्स्ट चीज तो आप समझिए कि नेटो का जो हेड है दैट इज यूएसए, वही यूएसए जो है इस पर्टिकुलर स्टेटस को दे सकता है, यूएसए के अलावा कोई और इस पर्टिकुलर स्टेटस को दे नहीं सकता है। यानी कि मेजर नॉन नेटो अलाई का जो स्टेटस है दैट इज गिवन ओनली एंड ओनली बाय यूएसए गवर्नमेंट, और वो सिर्फ देता है अपने अपने क्लोज अलाइज को। नाउ ये उन कंट्रीज को दिया जा सकता है जो कि अभी राइट नाउ नेटो के मेंबर्स नहीं है, बट जिनके बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप है, जो यूएसए है, यूएस की आर्म फोर्सेस के साथ जिसके अच्छे रिलेशनशिप है, उनको ये प्रोवाइड किया जा सकता है। नाउ एक चीज समझिए, अगर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ यूएसए ये पर्टिकुलर अग्रीमेंट साइन करता है, यानी कि नॉन नेटो अलाई का मेंबरशिप साइन करता है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि यूएसए ने उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है, ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये बात सही है कि उसको बहुत सारे मिलिट्री बेनिफिट्स मिलेंगे, फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे, बट उसके साथ कोई भी डिफेंस पैक्ट साइन होने की बात नहीं करती है। सो इफ देयर इज अ स्टेटमेंट एंड प्रीलिम्स कि जिस कंट्री के साथ यहाँ पे यूएसए ने नॉन नेटो अलाई साइन किया हुआ है, मतलब जो नॉन नेटो अलाई का जो अग्रीमेंट है वो साइन किया हुआ है, उन सबके साथ एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है, दैट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, मतलब कि हमने जो यूएसए ना सिंपली उसको एक अपना अलाई बनाया हुआ है, इसका मतलब नहीं है कि हम हर एक के साथ यूएसए जो हर एक के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन करेगा, बट हाँ उनको कुछ ऐसे मिलिट्री बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे जो कि नॉन नेटो मेंबर्स को नहीं मिलते हैं। अब ये पहली बार जो नॉन नेटो अलाइज का जो डेजिग्नेशन है वो 1987 के अंदर आया था, जब उन्होंने यूएस का जो आर्म फोर्सेस कोड था उसको यहाँ पर अमेंड किया था, उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन नेटो अलाइज के बारे में लाया था। जो पहले 5 जो नॉन नेटो अलाइज जो प्रोवाइड किए गए थे वो थे ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, इजराइल, जापान एंड साउथ कोरिया। यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीस थिंग्स, जस्ट रिमेंबर कि इसके अंदर इंडिया नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। सो इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस 1996 के अंदर और भी बहुत सारे कंट्रीज वगैरह को मिलिट्री बहुत सारे बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किए गए, बहुत सारे फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स वगैरह उसे प्रोवाइड किए गए, जिसके थ्रू क्या हुआ, जो यूएसए है उनके साथ इन सारे कंट्री के भी जो रिलेशनशिप वगैरह है वो सब काफी ज्यादा स्ट्रांग होने स्टार्ट हो गए। अब अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए, जब भी यूएसए किसी कंट्री के साथ ये सब चीजें साइन करता है उसको बहुत सारे ऐसे एग्जम्पशंस प्रोवाइड करता है, बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि उनमें से एक ये है कि उनको बहुत सारा आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल जो भी उनको कंट्रोल वगैरह वो सब प्रोवाइड करता है, मतलब कोई भी अगर एक कंट्री चाहे तो दूसरी कंट्री से कोई भी आर्म्स वगैरह खरीद सकती है। सो इस चीज की परमिशन वगैरह यूएसए प्रोवाइड करता है, बट किसी और कंट्री को ये सब मतलब परमिशन नहीं है, यूएसए डायरेक्टली उसके ऊपर सैंक्शन वगैरह लगा सकता है, ये इसकी मेन चीज होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स सी कि कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री यूएसए का नॉन नेटो अलाई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि यूएसए के साथ वो पर्टिकुलर कंट्री कोऑपरेटिव रिसर्च कर सकता है, मतलब साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकता है इन द फील्ड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, मतलब डिफेंस से रिलेटेड कुछ भी, यानी कि वेपन्स वगैरह अगर बनाना हो तो कोई भी दो कंट्री जो कि यूएसए और साथ में जो भी उसका नॉन नेटो अलाई है, दोनों साथ में मिलकर उसके बारे में R&D कर सकते हैं, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर यूएसए का कोई भी काउंटर टेररिज्म का एक्सरसाइज है तो उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर वो पर्टिकुलर कंट्री भी आके पार्टिसिपेट कर सकती है, जो कि ऑल्दो नेटो का मेंबर नहीं है बट नॉन नेटो अलाई है।
थर्ड चीज, अगर यूएसए के पास कोई भी यहाँ पे मिलिट्री सरप्लस है, मिलिट्री वेपन्स वगैरह प्रेजेंट है, तो वो उस पर्टिकुलर वेपन्स को वो इजीली खरीद सकती है यूएसए से। यूएसए इस चीज के लिए मना नहीं करेगा। देखिए पीछे मैंने आपको बताया कि ऑल्दो एक मिलिट्री एग्रीमेंट साइन नहीं होता है, बट एटलीस्ट ये पर्टिकुलर चीज मिलती है कि जैसे सपोज की एक पर्टिकुलर कंट्री है एबीसी, अगर उस एबीसी ने यूएसए के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है नॉन नेटो अलाई का, तो एबीसी एटलीस्ट यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकता है यूएसए को कि हमें एक पर्टिकुलर वेपन चाहिए। नाउ दैट इज अप टू यूएसए कि वो उसको प्रोवाइड करता है फिर नहीं करता है, बट एटलीस्ट अभी एबीसी के पास ये लेवरेज है कि वो एटलीस्ट मांग सकता है यूएसए से, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई भी ऐसा इक्विपमेंट्स है, कोई भी ऐसा मटेरियल्स है जो कि डेवलपमेंट के लिए चाहिए एक पर्टिकुलर कंट्री को, तो वो भी लोन कर सकती है। देखिए जरूर नहीं, मतलब जरूरी नहीं कि खरीदना है आपको, आप सिंपली लोन करके काम कर सकते हैं, बाद में उस पर्टिकुलर चीज का होने के बाद आप यूएसए को वो चीज वापस कर सकते हैं। सिमिलरली कोई भी डिफेंस के इक्विपमेंट्स वगैरह प्रेजेंट है, उस चीज के अंदर यूएस की फाइनेंसिंग को यूज कर सकता है ये पर्टिकुलर कंट्री, यानी कि कोई भी ऐसा नॉन नेटो अलाई मेंबर है वो यूएसए से फाइनेंसिंग हेल्प ले सकता है, काफी सारा पैसों वगैरह की मदद ले सकता है, उसके बाद उस चीजों को यूज कर सकता है। एंड फाइनली स्पेस की टेक्नोलॉजी के अंदर वो यूएसए के साथ कोई एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग की यहाँ पे डील वगैरह साइन कर सकता है, अग्रीमेंट साइन कर सकता है, ताकि यूएसए और उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जो भी रिलेशनशिप है और ज्यादा फास्ट हो सके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। राइट नाउ टोटल 20 कंट्रीज ऐसी हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 20 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इस पर्टिकुलर चीज का मतलब वो है मेंबर है, यानी कि जो नॉन नेटोलाइज है, ठीक है, जस्ट रिमेंबर थिंग नॉन नेटोलाइज है। नाउ 20 मेंबर्स थी अभी तक, यानी कि 2 दिन पहले तक, बट इसके अंदर एक अभी कंट्री को रिसेंटली ऐड कर दिया गया है, उसका नाम है कोलंबिया, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। सो कोलंबिया को लेकर अब कितनी कंट्रीज हो गई, टोटल 21 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि नॉन नेटोलाइज है। नाउ यहां पर आपको दिस पर्टिकुलर लिस्ट को याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डोंट ट्राई टू रेक्टिफाई दिस पर्टिकुलर थिंग। मैं आपको सिंपल चीजें बताता हूं, यू नीड टू जस्ट लुक इनटू अ फ्यू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या इसके अंदर इंडिया है? नो। क्या इसके अंदर चाइना है? ऑब्वियसली नो। थर्ड चीज, क्या इसके अंदर पाकिस्तान है? यस। That's the only thing that you must remember कि पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ नॉन नेटो अलाई। पाकिस्तान जो है ऑब्वियसली नेटो का मेंबर तो नहीं है और डायरेक्टली यूएस का अलाई भी नहीं है, तो दैट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ नॉन नेटो अलाई। और इस तरीके से आपको याद करना है, कुछ और भी आपको कुछ भी और को मतलब याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक अफगानिस्तान का आप ध्यान रख सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अफगानिस्तान के अंदर रिसेंटली काफी सारे इंसिडेंट्स वगैरह हुए हैं। जस्ट रिमेंबर कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही इस पर्टिकुलर जो नॉन नेटो अलाई का जो लिस्ट है उसके अंदर प्रेजेंट आते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इसका 21st मेंबर कौन सा बना है? कोलंबिया जो कि साउथ अमेरिका के अंदर प्रेजेंट है, बिल्कुल टॉप के अंदर प्रेजेंट है। यहीं पे कोलंबिया जो है इसका फर्स्ट मतलब 21st नॉन नेटो अलाई बनाया है, जिस चीज को इन्होंने रिसेंटली यूएस ने वो किया है, डेजिग्नेट किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये शो करता है कि यूएस और कोलंबिया के बीच की रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको मैप में बताया, साउथ अमेरिका का जो ऑलमोस्ट बिल्कुल टॉप वाला पार्ट है, यानी कि जो नॉर्दर्न पार्ट है जो कि सेंट्रल अमेरिका से जोड़ता है उस चीज को, वो पर्टिकुलर कंट्री है कोलंबिया, और उसी ने रिसेंटली अपना एक न्यू स्टेटस लिया है। अगर आप कोलंबिया का जो भी नेबरिंग कंट्रीज है उसको देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है इक्वाडोर जो हमने अभी कुछ देर पहले देखा था। उसके अलावा वी हैव पेरू यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा वी हैव द लार्जेस्ट वन जो कि ब्राजील यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव गोना जो कि हल्का सा टच करता है, वी हैव वेनेजुएला एंड वी हैव पनामा फ्रॉम दिस साइड। ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जस्ट रिमेंबर की कैरिबियन सी के बहुत ही पास है। कैरिबियन सी आप जानते हैं, यहाँ पर जितने भी आइलैंड्स हैं उन सबको कंबाइन करके कैरिबियन सी मतलब कैरिबियन आइलैंड्स बेसिकली बोला जाता है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कोलंबिया, ठीक है। आपको याद रखना है कोलंबिया के आसपास के नेबर्स अगर आपको याद रहेंगे, स्पेशली पनामा बिकॉज पनामा और कोलंबिया वो 2 कंट्रीज है जो कि सेंट्रल अमेरिका को साउथ अमेरिका के साथ जोड़ती है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, ये हो गया हमारा ये टॉपिक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ हम बात करने वाले हैं रशिया के एक्सपोर्ट बैन्स के बारे में। नाउ देखिए, एक चीज हम जानते हैं कि रशिया के ऊपर लगातार वेस्टर्न सैंक्शंस वगैरह लगे हैं, राइट। बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने इसके ऊपर सैंक्शन लगाए हैं। ना इसके रिटेलिएशन में, मतलब इसके बदले में, इसका बदला लेते हुए बेसिकली रशिया ने क्या किया है, रशिया ने ये बोला है कि अब हम भी बहुत सारी ऐसी चीजों को एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे। नाउ पिछले 2-3 हफ्तों में जब से हम रशिया के एडवांसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, हमने एक चीज लगातार डिस्कस किया है। रशिया बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स, बहुत सारे ऐसे मतलब मटेरियल्स वगैरह प्रेजेंट है जिसके एक्सपोर्ट के अंदर रशिया यहाँ पे नंबर 1 या फिर नंबर 2 या फिर नंबर 3 है, मतलब टॉप 3 के अंदर है। तो रशिया का अचानक से एक्सपोर्ट बैन करना कहीं ना कहीं जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट है, उसके लिए एक अच्छे साइंस नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे साइंस नहीं है, बिकॉज वो प्रॉब्लम आगे जाकर कॉज कर सकता है। और इसी चीज के कारण जो रशिया ने अभी रिसेंटली बहुत सारे गुड्स एंड इक्विपमेंट्स के ऊपर जो बैन्स लगाए हैं, उसके कारण काफी प्रॉब्लम बढ़ गई है। देखिए, बात ये है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली एक टेम्पररी एक्सपोर्ट बैन लगाया गया है, मतलब ये बोला गया टेम्पररी है पहली बात तो, यानी कि 2022 के एंड तक है। सेकंड चीज, एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया गया है, ठीक है। तो 2 चीज आपको ध्यान रखनी है, मतलब पहली बात तो ये बैन परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब रशिया ने बोल दिया कि आज के बाद हम कभी भी कोई चीज किसी को सप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला गया है। सेकंड चीज, ऑल द थिंग्स के ऊपर बैन नहीं लगाया गया है, सिर्फ 200 चीजों के ऊपर बैन लगाया गया है। एंड थर्ड चीज, सिर्फ एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया गया है, इंपोर्ट के ऊपर कोई बैन नहीं लगाया है, बिकॉज आप जानते हैं इंपोर्ट के ऊपर तो ऑलरेडी बैन्स लगे हुए हैं, वो तो यूएसए और बाकी कंट्रीज ने उसके ऊपर लगा दिया, मतलब हम कुछ भी उसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। Now, what are the things actually जो कि रशिया अभी तक एक्सपोर्ट करता था? Let's try to understand. देखिए,
याद नहीं करना है, बस समझिए बहुत सारे मेडिकल के जो मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने मशीनरी वगैरह है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, टर्बाइंस है, वीडियो डिस्प्लेस, प्रोजेक्टर, स्विच बोर्ड्स, रेलवे कार्स, बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं रशिया के अंदर जो बनते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस हम जानते हैं कि बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह ऐसे थे जो कि रशिया के अंदर होते थे राइट नाउ। अब हम समझते हैं कि एग्जैक्टली टॉप 6-7 कौन कौन से ऐसे एक्सपोर्ट्स वगैरह थे जो कि रशिया एक्सपोर्ट करता था, और अभी जो एक्सपोर्ट बैन लग गया है, मतलब जो रशिया के द्वारा लगाया गया, उसके कारण कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स है जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव क्रूड पेट्रोलियम। नाउ हम जानते हैं कि क्रूड जो पेट्रोलियम है उसका वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो था वो रशिया था। सेकंड चीज रिफाइंड पेट्रोलियम। क्रूड पेट्रोलियम यानी कि जो कच्चा तेल है, और रिफाइंड पेट्रोलियम मतलब जो कि तेल को प्रोसेस किया जा चुका है, दोनों का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टर रशिया हुआ करता था। दोनों का यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है वो पूरी तरीके से बैन हो जाएगा। नेक्स्ट इज गैस। हम जानते हैं गैस के लिए, गैस और ऑयल के लिए नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड 2 दोनों ही पाइपलाइंस बनाई गई थी बिटवीन रशिया एंड जर्मनी, बट एक्चुअली दीज केटर द नीड्स ऑफ एंटायर यूरोप। बहुत सारे ऐसे यूरोपियन नेशंस थे जिसका ये मतलब जो डील्स वगैरह थे उसको कंप्लीट करता था, उनको गैस वगैरह प्रोवाइड करता था, उनको ऑयल वगैरह प्रोवाइड करता था। बट द पॉइंट इज कहीं ना कहीं अब ये सारी की सारी चीजें डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, ये सब चीजें यहाँ पर। देन वी हैव प्रेशियस मेटल्स, जेम्स, कोल्स, सीरियल्स। देखिए यहाँ पर आके हमारा एग्रीकल्चर वगैरह स्टार्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम जितने भी देख रहे हैं सबके सब मैन्युफैक्चरिंग की चीजें प्रेजेंट है, और ये सब के सब चीजें कहीं ना कहीं रशिया ने अपने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। उसके कारण प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। जो इंटरनेशनल जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है उसके अंदर जो भी इन्फ्लेशन वगैरह है वो और ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। तो एक चीज समझिए, रशिया ये बोलता है कि हमारे ऊपर अगर बैन लगाया गया, मतलब अगर हम किसी और कंट्री से नहीं खरीद सकते हैं, तो ऑब्वियसली हमें अपनी चीजों को यहाँ पर अपने कंट्री के अंदर रखना होगा, ताकि बिकॉज अगर रशिया अपनी चीजों को लगातार बाहर बेचता रहेगा तो क्या होगा, रशिया के पास पैसे तो आएंगे, बट हो सकता है कि एक टाइम के बाद रशिया के पास सामान मतलब बंद हो जाए, बिकॉज रशिया के पास रॉ मटेरियल उतना ज्यादा प्रेजेंट नहीं है। रशिया यहाँ पर क्या करता है, दूसरी कंट्री से रॉ मटेरियल खरीदता है, उसको फिर अपने कंट्री के अंदर बनाता है। दैट इज वाई रशिया ने यहाँ पर अपना एक्सपोर्ट को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया है, ताकि इस चीज को पूरी तरीके से स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके। नो, इस चीज को रिसेंटली रशिया ने ये बोला है कि हमने ऑलमोस्ट हर कंट्री को ये चीज प्रोहिबिशन लगा दिया, मतलब ऑलमोस्ट हर कंट्री के अगेंस्ट ये बैन लगाया गया है, अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू कंट्रीज। कुछ कंट्रीज का यहाँ पर स्पेशली नाम बोला गया, जैसे कि फर्स्ट इज यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। नाउ ये एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स है, EAU इसको बोलते हैं। नाउ रशिया के आसपास के जितने भी अलाइज वगैरह हैं, जितने भी इसके फ्रेंड्स वगैरह से बेलारूस हो गया, ये सब कंट्रीज हैं, जॉर्जिया हो गया, ये सब कंट्रीज EAU के अंदर आता है, और इनके ऊपर बेसिकली रशिया ने बैन नहीं लगाया है। इसके अलावा जॉर्जिया जो कंट्री है, जॉर्जिया के अंदर यहाँ पर दो डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं। वन इज कॉल्ड एज अब्खाजिया एंड सेकंड इज कॉल्ड एज साउथ ओसेटिया। आपको याद होगा हम इन दोनों के बारे में बात की हुई है। लेट मी शो यू दिस थिंग ऑन मैप। देखिए अब जानते हैं रशिया के जस्ट नीचे यहाँ पे जॉर्जिया प्रेजेंट है। नो, जॉर्जिया के अंदर बिल्कुल अगर आप वेस्टर्न साइड देखेंगे तो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज अब्खाजिया, ठीक है, अब्खाजिया। सिमिलरली साउथ ओसेटिया जो है वो भी जॉर्जिया के अंदर प्रेजेंट है। नो देखिए ये दो बिल्कुल वैसे ही रीजन प्रेजेंट है जैसे कि यूक्रेन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए अगर आप यूक्रेन को देखेंगे तो यूक्रेन का भी ये वाला पार्ट क्या है, डोनबास रीजन है, जहां पर दो मतलब चीजें हैं, डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, ठीक है। लुहांस्क ऊपर है, डोनेट्स्क नीचे है। अब देखिए अगर लुहांस्क और डोनेट्स्क जिस तरीके से यूक्रेन के अंदर डिस्प्यूटेड है ना, सिमिलरली जॉर्जिया के अंदर भी दो प्लेसेस यहाँ पे डिस्प्यूटेड है। फर्स्ट का नाम है अब्खाजिया, सेकंड का नाम है साउथ ओसेटिया। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। द क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड इज कि एग्जैक्टली अब्खाजिया और साउथ ओसेटिया किस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर प्रेजेंट है। द आंसर इज यहाँ पर जो भी आपको जॉर्जिया है उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ अगर इन सब चीजों से मतलब जैसे चीजों के ऊपर इसके ऊपर एक्सपोर्ट का बैन लगाया गया रशिया के द्वारा, अगर स्टिल इमरजेंसी के टाइम में अगर इसका एक्सपोर्ट करना भी है तो आपको पहले रशियन गवर्नमेंट से एक स्पेशल ऑथराइजेशन प्रोसीजर लेना होगा, उसके बाद आप इन चीजों को एक्सपोर्ट कर सकते हो। नहीं तो इन सब चीजों के ऊपर पूरी तरीके से एक्सपोर्ट को बैन लगा दिया गया है, एटलीस्ट 2022 के फिनिश होते होते तक। नो, इससे पहले ऑलरेडी जो जितने भी ग्रेन के एक्सपोर्ट्स हैं उन सबका जो बैन है वो ऑलरेडी लगाया जा चुका है टिल 31 अगस्त 2022 तक। यानी कि देखिए ऑलरेडी यहाँ पर हमने देखा पीछे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर बैन लगाया गया है, और यहाँ पर हमने देखा था कि कुछ दिनों पहले ग्रेन के एक्सपोर्ट्स थे उनके ऊपर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बैन रशिया ने लगा दिया था। मतलब बोला था कि हम ऐसा कोई भी अपना सामान बाहर बेचेंगे नहीं, हम अपनी कंट्री के अंदर ही इसको संभाल के रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारा टिम्बर यानी कि लकड़ी का सामान और लकड़ी के जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह प्रेजेंट है, यानी कि टिम्बर एज अ होल और टिम्बर के प्रोडक्ट्स, इन सब चीजों को भी रशिया ने कहीं ना कहीं बेचना मतलब यहाँ बंद कर दिया है। जो भी उसका एक्सपोर्ट वगैरह करता था उन सब चीजों को बंद कर दिया। अब देखिए रशिया जो है यूरोपियन यूनियन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी सप्लायर है, यानी कि बहुत सारा ऑयल एंड गैस वगैरह प्रोवाइड करता था। इसके अलावा वीट हो गया यानी कि खाने का चीजें, प्रेशियस एंड जो इंडस्ट्रियल मेटल्स वगैरह थे, वुड सब था। इन सब का कहीं ना कहीं सप्लाई यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मतलब काफी ज्यादा कम हो जाएगी। ग्लोबल ट्रेड यहाँ पर दिक्कत होने वाली है, और जो इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके अंदर इन्फ्लेशन यहाँ पर काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। एक चीज और समझिए, अगर आप ग्लोबल ट्रेड के बारे में बात करेंगे, रशिया ने क्या किया है, अपने एनर्जी और रॉ मटेरियल्स को बहुत ज्यादा यहाँ पर बंद नहीं किया है। रशिया ने ये बोला है कि ऑल्दो हम बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग चीजों के ऊपर बैन लगा रहे हैं, बट जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया सिर्फ 200 चीजों के ऊपर यहाँ पर बैन लगाए गए हैं, हर एक चीज के ऊपर बैन नहीं लगाया गया। तो जिस चीज के ऊपर बैन नहीं लगाया गया वो ये बोला है कि एनर्जी के सप्लाई और रॉ मटेरियल्स ऐसा जो कि कोई भी अगर दूसरी कंट्री रशिया से खरीदना चाहती है तो हम अभी भी उसको बेचेंगे, ताकि हमारा जो मतलब जो हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है पूरी तरीके से स्टैंड स्टिल के ऊपर ना आए।
अपार्ट फ्रॉम दिस, रशिया ने यहाँ पर यह भी धमकी दी है कि जो नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन है उसको भी हम यहाँ बंद कर देंगे। एक चीज समझिए, ऑल दो उसने ऑयल एंड गैसेस के ऊपर यहाँ पर काफी सारे बैन्स लगाए हैं, बट नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के ऊपर अभी तक बैन नहीं लगाया गया। नो व्हाट अबाउट नॉर्थ स्ट्रीम 2? नॉर्थ स्ट्रीम 2 आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जर्मनी ने इस चीज को बंद कर दिया था, हॉल्ट कर दिया था। सो नॉर्थ स्ट्रीम 2 तो ऑलरेडी बंद है और राइट नाउ सस्पेंडेड है। अब जो 1 जो बचा हुआ नॉर्थ स्ट्रीम 1, उस चीज को यहाँ पर राइट नाउ रशिया ने बंद नहीं किया है उसको, लेकिन धमकी दी है। धमकी ये दी है कि अगर जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो तो हम इसको भी बंद कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जितना भी नेचुरल गैस वगैरह यूरोप जो यूरोप की कंट्री को जाता है वो सब कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यूक्रेन ने भी यहाँ पर कुछ डिसीजंस लिए। यूक्रेन ने यहाँ पर ये बोला, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि रशिया के वो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि रशिया की प्रॉपर्टी और जो यूक्रेन के अंदर प्रेजेंट है उन सबको यहाँ पर सीज कर लिया जाएगा और उसके अगेंस्ट में कोई भी कंपनसेशन वगैरह रशियन के जो लोग वगैरह उनको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स वगैरह हो रहे हैं और आपने जैसा देखा कि ये लगातार डेवलपमेंट्स वगैरह होते जा रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। लेट्स टॉक अबाउट सम कंट्रीज जिसके ऊपर इस रशिया के ट्रेड बैन का सबसे बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे पास में पोलैंड है, पोलैंड के ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव नॉर्वे, नीदरलैंड, स्पेन, यूएस, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, कनाडा, जो फिनलैंड है, इन सब चीजों के ऊपर। तो क्वेश्चन कम्स कि क्या इंडिया के ऊपर यहाँ पर वो होने वाला है। देखिए क्या इस चीज का यहाँ पर इंपैक्ट इंडिया के ऊपर होगा? इंडिया के ऊपर डेफिनेटली इसका इंपैक्ट होगा, बट द पॉइंट इज इंडिया यहाँ पर बहुत ही कम चीज है। देखिए अगर आप मिलिट्री इक्विपमेंट्स को देखेंगे तो मिलिट्री इक्विपमेंट्स को इस पर्टिकुलर बैन के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बट अगर आप ऑयल एंड गैस को देखेंगे तो ऑयल एंड गैस से बहुत ही कम खरीदता था यहाँ पे इंडिया रशिया से, तो उसके ऊपर में मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बिकॉज अगर आपको याद होगा तो सिर्फ 2% ऑयल एंड गैसेस जो है इंडिया, सिर्फ 2% ही ऐसा है जो कि रशिया से खरीदता है, बाकी सारा हम लोग बाकी कंट्री से खरीदते हैं। दैट इज व्हाई इंडिया का इससे बहुत बड़ा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बट हाँ, शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे जो ऑयल के प्राइसेस वगैरह वो डेफिनेटली इंक्रीज होने वाले हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ग्लोबल जो प्राइसेस हैं वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। सो आपने देख लिया कौन कौन सी कंट्रीज वगैरह हैं बाकी कंट्रीज जो कि इसके ऊपर इंपैक्ट करने वाली है। वन थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर इज, देखिए हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर लगातार ये बात की कि यूक्रेन की जो नेबर्स है कौन कौन से कंट्रीज है, राइट। सिमिलरली आपको ये भी पता होना चाहिए कि रशिया के नेबर्स कौन कौन से हैं। सो राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फिनलैंड, देन वी हैव यहाँ पर एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, ये तीनों पास में ही है। देन वी हैव बेलारूस यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद वी हैव यूक्रेन, यूक्रेन के नीचे यहाँ पर देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर जॉर्जिया प्रेजेंट है, ठीक है। फिर वी हैव कजाकिस्तान, वी हैव मंगोलिया, चाइना, जापान, ठीक है। जापान के साथ ऑब्वियसली डायरेक्टली यहाँ पर लैंड बॉर्डर नहीं है, बट यहाँ पर जो मैरीटाइम बॉर्डर वो प्रेजेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव यूएस और रशिया के बीच में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मैरीटाइम बॉर्डर वगैरह प्रेजेंट है। दीज आर द सम ऑफ द कंट्रीज जो कि रशिया के डायरेक्ट नेबर्स वगैरह हैं और आपको इनके बारे में मालूम होना चाहिए। बिकॉज अगर मैपिंग से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इट विल बी इधर अराउंड रशिया, इट विल बी इधर अराउंड यूक्रेन या फिर अफगानिस्तान। ये तीनों ही रीजन ऐसे हैं जो कि पिछले 6-7 महीने से लगातार न्यूज के अंदर है। तो अगर क्वेश्चन कोई भी पूछा जाएगा मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो दैट विल बी डेफिनेटली फ्रॉम दीज 3 थिंग्स, ठीक है। तो आपको इसके आसपास कोई भी अगर चीज ऐसे दिखेगी, कोई भी लेक दिखेगा, कोई भी रिवर वगैरह दिखेगा, कोई भी ऐसा माउंटेन दिखता है, कोई भी ऐसा पासेस दिखते हैं, तो जस्ट टेक अ लुक ऑन दैट। आपको हर एक चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट सिंपली वो देख लीजिए कि कौन सी चीज कहां पे प्रेजेंट है, दैट्स इट। आपसे कोई ये नहीं पूछा कि एग्जैक्टली उसके आसपास में कौन सी सिटी है, मतलब नो वन इज गोइंग टू आस्क यू दैट, बट वो किस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर प्रेजेंट है। जैसे देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज डोनेस्क, तो डोनेस्क जो है किस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर प्रेजेंट है, लुहांस्क कहां प्रेजेंट है, अब्खाजिया कहां प्रेजेंट है। ये सब क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आज के कुछ क्वेश्चन है आपसे ट्राई कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि बेलीज इज एन लैंडलॉक्ड कंट्री इन साउथ अमेरिका, ट्रू या फॉल्स। Second is which company has launched the air raid alert system in Ukraine? कौन सी कंपनी है वो? Third is which country has been recently included as a major non-NATO allied nation? Next is Abkhazia region, which was recently seen in news because of its dispute, is located in which country? Obviously, the next question is Belarus and Poland is a common neighbor to both Russia and Ukraine. ये एक true false statement है, ठीक है, true false। तो आपको बताना है कि बेलारूस पोलैंड क्या है कॉमन नेबर से टू रशिया एंड यूक्रेन। ये आज के कुछ क्वेश्चन हो गए, कल के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि अरेंज फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, जो ईस्टर्न से वेस्टर्न में इसको अरेंज करना है। तो अगर आप देखेंगे आपको याद होगा, देखिए कुछ इस तरीके से है। सबसे यहाँ पर काजीरंगा प्रेजेंट है, देन वी हैव ओरांग यहाँ पर और वी हैव मानस यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर ईस्टर्न साइड में सबसे यहाँ पर काजीरंगा है, देन कम्स ओरांग, देन कम्स मानस, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास मतलब यहाँ पर हमारे पास डिब्रूसी कोइवा प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारे पास ओरांग प्रेजेंट है, ये सब ऑलरेडी प्रेजेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट था कि मानस नेशनल पार्क जो है इट इज बोथ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व भी। यस, दिस इज वेरी ट्रू। अपार्ट फ्रॉम दिस ये एक टाइप का बर्ड सेंचुरी भी है और मानस जो एक टाइप का यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी प्रेजेंट है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि आखापुलन विलेज जो कि ओडिशा के अंदर प्रेजेंट है वो किस टाइप के एग्रीकल्चर के लिए फेमस है। तो इट इज फेमस फॉर ट्राइल्स एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज अमंग प्लांट्स व्हिच आर ग्रोन ऑन लैंड एंड क्रीपर्स व्हिच कैन बेटर कोप अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। आपको याद होगा जो लैंड के ऊपर होते हैं वहां पे फ्लडिंग हो सकती है, ड्रॉट के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ सकता है, एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर हो सकता है, बट जो क्रीपर्स होते हैं दे आर ऑब्वियसली बेटर इक्विप्ड यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर है क्रीपर्स। नेक्स्ट इज व्हिच नेशन हैव डिसाइडेड टू रिमूव प्लास्टिक फ्रॉम इंडो पैसिफिक। वी हैव ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया, दोनों साथ में मिलकर इस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं। Next is Aceta-Bullaria जलकन्या, recently seen in news, is related to what? It is a kind of a algae का species है, आपको याद होगा उसके ऊपर एक umbrella type structure है, ठीक है। And the last question was which items are covered under the
अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाइट गुड्स। तो व्हाइट गुड्स आपको पता है एसी हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, ये सारी सारी चीजें जो कि हैवी कंज्यूमेबल्स वगैरह प्रेजेंट थे, जिनका जो ट्रेडिशनल कलर था वो व्हाइट हुआ करता था, उसे व्हाइट गुड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज डू मेंशन दैम इन कमेंट बॉक्सेस, उसको हम जल्दी से रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।